सभ्यता के विकास क्रम में होमो सेपियंस ने प्रकृति में अनजान शक्तियां देखी और उन्हें पूजना शुरू किया। जो कुछ हमारी दृष्टि में था पर हमसे बड़ा था, अनएक्सप्लेन्ड था, हमने उसे श्रेष्ठ मानना शुरू किया। और जब मनुष्य की संतानें हुईं तो बड़े प्रेम से, बड़े अधिकार से हमने उन्हें प्रकृति के नाम दिए। चांद, सूरज, धरा, हरितिमा। सूरज से ही कोई सूर्य प्रकाश हुआ, कोई ऋषि मार्तंड हुआ, रामधारी सिंह दिनकर हुए, भानु प्रताप सिंह हुए, विष्णु प्रभाकर भी हुए। और सूरज से ही शम्स हुए। शम्स जो सेकंड भर में आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग और सत श्री अकाल कह देने की सलाहियत रखते हैं। शम्स जो मजबूत कलेजे और नरम लहजे के पत्रकार हैं। मनुष्य पृथ्वी पर बसा और कालांतर में उसे प्रदूषित करने लगा, लेकिन शम्स तो हमेशा ताहिर ही रहा। शुरू कर रहे हैं 3 ताल के दूसरे सीजन का चौथा एपिसोड ताऊ सरदार और एक नए खान साहब के साथ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ताऊ, आज शम्स ताहिर खान हमारे साथ हैं 3 ताल में, और इंडियन टेलीविज़न में हम इन्हें कहते हैं कि अपराधों की महाभारत के संजय हैं। उन्होंने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा है, बहुत कुछ दूर से देखा है, पर ऑब्जर्व किया है और उसकी कहानियाँ सुनाई हैं। और देश में जो पिछले 2-3 दशकों में बड़े बड़े अपराध हुए हैं उनको आपने देखा है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और इत्तेफाक है कि हम पिछले ही एपिसोड के बाद बात कर रहे थे कि थोड़ा हमें जेलों के बारे में बात करनी चाहिए, और इत्तेफाक है कि इस एपिसोड में हमें शम्स मिल गए तो वो कहानियाँ होंगी। लेकिन पहले शुरुआत इस लिहाज से कि आप कभी 3 ताल से परिचय हुआ आपका? बिल्कुल हुआ है, और मैं मतलब एक इसका फ़ैन भी रहा हूँ, सुनता भी रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए नया नहीं है और बहुत मज़ा भी आता है। दूसरी बात ये कि मतलब पहलवानों वाला जो ब्रजभूषण शरण सिंह वाला केस है, उसमें चार्जशीट दाखिल की गई है। थोड़ा ना मतलब वो केस को जरा किनारे रखें, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा चार्जशीट पे आपसे समझना चाहता था, बात करना चाहता था कि एक तो 1000 पन्ने की चार्जशीट है, और इतने ज़्यादा पन्नों की क्यों होती है चार्जशीट? मतलब इतने क्या विस्तृत ब्यौरे होते हैं किसी एक केस के बारे में उसमें? यही मुझे आज भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो समझ में आया, मैंने चूँकि सैकड़ों हज़ारों चार्जशीट तो पढ़ ही डाला होगा। जैसे आप मुद्दे की जो बात कर रहे हैं ना, वो मुद्दा उसमें एकदम 8-10 लाइनों में होता है। उसके इर्द गिर्द की जो कहानियाँ होती हैं वो तो 300 लाइनें ले लेती हैं। जैसे अगर उसमें एक किसी गवाह का स्टेटमेंट लिया जा रहा है, तो हाँ भाई बताओ तुम उस दिन फलाने दिन क्या क्या कर रहे थे। तो मैं फलाने दिन, पहले तो वो अपना, मैं ये पुत्र, ये पूरा नाम पता, वो 4-5 लाइनें तो इसी में निकल जाएगा। उसके बाद दिनांक कितने, समय इतना, फिर मैं निकला। अब वो निकला तो गाड़ी से निकला, बैलगाड़ी से निकला, साइकिल से निकला, पैदल गया, वो उसका पूरा वर्णन। फिर मैं इतनी दूर गया, फिर मैंने देखा सामने वाले ने नीली, काली, पीली जो भी कमीज़ पहनी हुई, पैंट पतले हुए, अब उसका पूरा वर्णन करेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे बात यह है कि जो जुर्म होते हुए देखा है वो बिल्कुल लास्ट में 2 लाइन में निपट जाएगा। उससे पहले की जो बाउंड्री खींची जाती है वो हो जाती है 20, 30, 40 लाइन। तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि काश ये जो पुलिस वाले होते हैं, इनको अगर किसी अखबार या न्यूज़ चैनल में ले आया जाए तो इन्हें पता चल समराइज करके लिखना, 12 मिनट का एक बुलेटिन निकालना और अखबार में एक 20 लाइन में पूरी खबर दे देना, क्योंकि मेन चीज़ होती है कि क्या हुआ, तो उनको सीख लेना चाहिए। तो शायद इससे न सिर्फ लिखने वाले का, लिखना भी ऐसा नहीं, पुलिस वाले की बड़ी सरदर्दी होती है, थक जाता है, सर दर्द करने लगता है, तो उनका भी काम आसान हो जाएगा, जज का भी काम आसान हो जाएगा। अच्छा ताऊ, आपने कोई चार्जशीट पढ़ी है क्या कभी? मतलब मैं मतलब मेरे पास उपलब्ध हो सकती है चार्जशीट बहुत सारी, पर मैं इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत बोरिंग चीज़ होगी। हालांकि अभी आप बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है शायद थोड़ी उपन्यासात्मक भी है, एक नॉवेल नुमा भी हो सकती है बीच बीच में, पर आपको भी कोई? मैं एक्चुअली शम्स जी की तरह वैसे नहीं पढ़ा जैसे इन्होंने पढ़ा है। मुझे सिर्फ वो लाइनें पढ़नी पड़ी जो इन्होंने कहा जिसमें पूरा केस रहता है। तो मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने पढ़ा है, और इस नहीं पढ़ने का कारण यही है, कोई भी चार्जशीट 500 पन्नों से कम की नहीं होती। तो आप जो है, पहला आपका प्रश्न यही होता है कि यार कौन सा पढ़ना है वो बता दीजिए। लैंग्वेज उसकी बहुत कानूनी होती है या मतलब कहानी की तरह होती है? लैंग्वेज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से। जैसे आप पंजाब की तरफ जाएं तो उसमें उर्दू के शब्द बहुत होंगे। अच्छा। पंजाब के कहीं और मिल जाएंगे, पंजाबी भी होगा, हिंदी भी होगा, लेकिन वो इतना कठिन शब्द होते हैं ना सारे, जो आम बोलचाल में आप कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। लेकिन
ये बुराई के अलावा अच्छाई है कि जब वो जो क्राइम सीन जब उसमें होता है ना चार्जशीट में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कहानी की तरह। उसको आप पढ़ें कि बुधवार का दिन इतने वक्त वो आया, उसके हाथ में चाकू था, उसने ये किया। वो जो होते हैं 2-3 पन्ने जो काम के होते हैं असल में, बस वही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन पुलिस की मजबूरी है कि हर विटनेस, गवाह, बाकी सबूत, इन सारी चीज़ों को लिखना है। हालांकि मुझे लगता है अब दौर बदल गया है, इसको शॉर्ट किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा और थोड़ा मुश्किल भी है, आप लंबा आपका इतना करियर है, पर ऐसी कोई एक चार्जशीट याद है जो या तो बड़े मज़े की हो या याद रह गई हो किसी भी वजह से कि ये चार्जशीट मुझे याद है? ऐसी बहुत सारी चार्जशीट याद है। निर्भया की चार्जशीट याद है, आपके छोटा राजन को जब लाया गया था उसके बाद की चार्जशीट याद है, या अभी हाल की बात करें तो श्रद्धा और आफ्ताब की इसकी पूरी चार्जशीट। तो वो पूरी जिस तरीके से कहानी लिखी गई, क्योंकि हम लोग की मजबूरी है कि जो शो बनाना है या फिर कहानी सुनाना है, तो आप चार्जशीट पढ़ते हैं तो एक तो ये होता है कि वो फैक्ट्स के साथ है। उसमें मतलब ये नहीं कि सोर्सेस ने बताया, वो एक कानूनी दस्तावेज़ है जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड है, तो उसमें आप गलती करने की गुंजाइश नहीं है। तो एक अच्छा रिपोर्टर वो है कि अगर उसके हाथ में चार्जशीट आ जाती है तो फिर A to Z वो फैक्ट्स के साथ बात करेगा। तो चार्जशीट पढ़ना हालांकि टाइम टेकिंग है, लेकिन अब इतना तजुर्बा हो गया कि हमें पता है कि उसमें भी लिखा होता है कि अब जैसे बहुत सारे सामान की भी लिस्ट होती है कि हमने ये बरामद किया, तब उन पन्नों पे आप जाओ मत, क्योंकि उन सामानों का आप क्या करोगे। मेन जो कहानी है वो कितने लाइनों में या कितने पन्नों में है, उसको धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो आप सिर्फ वहीं तक रहते हो। लेकिन कई केस ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगता है शुरू से आखिर तक हर विटनेस का आप जो कहानी है वो भी पढ़ लो, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा होता है। ठीक है, तो आज किन किन विषयों पे ताऊ बात करनी मैं बता देता हूँ, और आज मौका भी है, दस्तूर भी है। अपराध की दुनिया के असली किस्से थोड़े सुनेंगे, ख़ासतौर से जेलों की ज़िंदगी के बारे में, जेलों के भीतर, सलाखों के भीतर जो कहानियाँ घटती हैं। अभी हमने टिल्लू सिंह ताजपुरिया का मर्डर देखा, ऐसी बहुत सारी और घटनाएं। कुछ फिल्मों में डिपिक्शन भी किए गए हैं कि वहाँ से भी माफिया राज चलते हैं, या वहाँ पर भीतरी माफिया कुछ हो जाते हैं जिनसे आपको बनाकर चलनी पड़ती है। वहाँ फ़ोन उपलब्ध होता है, वहाँ से आप फर्जी फ़ोन करके DGP बन करके किसी को धमका भी सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी हैं। जो कहानियाँ वहाँ सांस लेती हैं उनमें ट्रेजिडी कितनी है और कॉमेडी कितनी है, इस पर थोड़ी आज बात करेंगे। और ये एक सवाल भी पूछना है, आगे पूछेंगे कि शम्स ताहिर ख़ान क्या सोचते हैं जब कोई उनसे ये कहता है, जैसे हमारे यहाँ मोहल्ले की आंटियाँ भी अक्सर कहती हैं कि क्राइम बहुत बढ़ गया है आजकल। आप एक लंबे स्पैन में देख रहे हैं, ये तब से सुनते हुए आ रहे होंगे कि क्या वाकई बढ़ गया है उस तरह से, या रिपोर्टिंग बढ़ गई है, इस पर बात करनी है। उसके बाद बिजार स्टोरी है, उसमें कहानी है उन सज्जन की जिन्हें ढूंढा जा रहा था भागलपुर के सुल्तानगंज में, लेकिन वो निकले नोएडा में मोमोज़ की दुकान पर। और एक और बात है ग्रेटर नोएडा की ही एक सोसाइटी की, जहाँ पर एक ड्रेस कोड लागू हुआ कि लुंगी और नाइटी पहन करके जो है आप विचरण नहीं कर सकते। हालांकि वो बाद में वापस ले लिया गया जब उस पर विवाद हुआ। तो इस पर बात करेंगे। आखिर में प्रिय 3 तालियों की चिट्ठियाँ भी होंगी। हमें बहुत सारे लोग शम्स जी चिट्ठियाँ भेजते हैं हर एपिसोड के बाद, तो वो चिट्ठियाँ पढ़ेंगे। सुना है। और पर पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी आज तक रेडियो पर 3 ताल सुन रहे हैं आप, ताऊ सरदार और शम्स ताहिर खान के साथ। अभी एक वेब सीरीज़ आई है, मैंने उसे देखना शुरू किया है, अभी 2 एपिसोड देखे हैं। आप लोगों ने देखी क्या? स्कूप नाम से जो सीरीज़ आई? नहीं, मैंने सुनी है लेकिन हाँ, देखी नहीं है। हाँ, तो जिग्ना वोरा की कहानी पर वो बेस्ड है, जो मुंबई की मशहूर क्राइम जर्नलिस्ट थी, और उनका एक्सेस आप जानते हैं, डी कंपनी तक उनके एक्सेस थे। और बाद में जो वहाँ के एक और बड़े नामी जे ज्योतिर्मय डे नाम से जो क्राइम के जर्नलिस्ट थे, मिड डे में थे ये जी, उनकी हत्या हो गई। तो उसका आरोप इन पर लगा, जेल भी उनको कुछ समय भेजा गया। बाद में ये कहा गया कि ठोस सबूत पुलिस के पास नहीं थे और उनको बेल मिल गई। उन्होंने अपने जेल के दिनों पर एक किताब लिखी है जिस पर आधारित ये वो है। तो इस केस को आपने ज्योतिर्मय डे के मर्डर वाले केस को फॉलो? हाँ, नहीं, मैंने फॉलो किया। और 2011 की शायद 2011 की है, न सिर्फ फॉलो किया बल्कि उससे पहले भी जेडे से कम आधे दर्जन बार मेरी मुलाकात भी हो चुकी थी मुंबई में ही, चूँकि वो एक क्राइम जर्नलिस्ट थे और अच्छा खासा कम से कम अंडरवर्ल्ड में बहुत अच्छी पकड़ थी। लेकिन बाद में ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त यही बात चल रही थी कि शायद वो एक तरफ डी कंपनी और दूसरी तरफ छोटा राजन, तो दोनों के लिए मतलब दोनों के एक सोर्स बने हुए थे। और उसमें ये भी कहानी आई थी कि शायद डी कंपनी को लगा था कि ये दोनों तरफ की खबर एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं। तो एक क्राइम जर्नलिस्ट के तौर पर क्राइम जर्नलिस्ट किसी से भी बात कर सकता है। अंडरवर्ल्ड में सारे लोग बात करते हैं, जैसे छोटा शकील ओपन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता की तरह वो अवेलेबल रहता है। अभी भी हमारे कलीग्स हैं जो बात करते रहते हैं उनसे।
वो कोई भी फेस्टिवल उस पर विश भी आ जाएगा, सब कुछ, आप बात भी हो जाएगी। हम लोगों के पास एक ही सोर्स है डी कंपनी का, वो है छोटा शकील। तो कोई भी चीज़ कंफर्म करना हो आप सीधे फ़ोन कर लीजिए। हाँ, फ़ोन आप यहाँ से करेंगे नहीं उठेगा, फिर वापस कॉल बैक आता है, और वो अलग अलग अजीब से नंबर होते हैं। तो उस वक्त भी था, लेकिन उसमें यही था कि शायद डी कंपनी और छोटा राजन या छोटा राजन के लोकेशन की जानकारी डी कंपनी को दी जा रही थी। तो उसी सारी चीज़ें थी जिसके बाद जेडे का ये पूरा मर्डर हुआ। एक चीज़ और कि ये जो मतलब ये एक्सेस वाली बात है, इसकी वजह से मुझे पता नहीं अभी मुंबई में उस तरह की होड़ है या नहीं, पर वो होड़ क्या आपने यहाँ से रहते हुए ऑब्जर्व किए पत्रकारों के बीच, क्राइम कवर करने वाले, कि मेरा एक्सेस ज़्यादा है कि उसका ज़्यादा है, और ये कवर स्टोरी उसने पहले कर दी। तो वो जो माहौल था, इसमें भी दिखाया गया कि एक्सक्लूसिव है, उन्होंने फ्रंट पेज पे एशियन एज का जो अखबार का नाम, उन्होंने नाम एशियन एज नहीं रखा है, पर एशियन एज में काम करती थी जिग्ना वोरा, उन्होंने एक्सक्लूसिव छाप दिया है और दूसरा अखबार नहीं छाप पाया है। तो वो जो एक होड़ थी डी कंपनी में अपनी पैठ बनाने की या अपनी दोस्ती बनाने की, सिर्फ जर्नलिज्म के मकसद से, उसमें आप उसके नुकसान बाद में दिखे कुछ, तो आप उसको कैसे देखते हैं उस होड़ को? दो पहलू होता है। एक, जब नए नए आप जर्नलिस्ट बनते हैं या क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, तो एक दूसरे तरह का जोश होता है, उस वक्त अच्छा बुरा हम नहीं सोचते हैं। फिर एक ज़माना दौर था जब जर्नलिज्म बहुत बेहतरीन थी, फिर धीरे धीरे हो गया कंपटीशन गला काट। अब उसमें ये हो गया कि आप पीछे तो बहुत से भी गाली खाओ, बाकी चीज़ें, तो अब उसमें ये हो गया कि यार सबसे आगे हर बार हमें ही रहना है। तो फिर उसमें आपके जो सोर्स हैं, आप फिर बात करते हैं। लेकिन एक क्राइम रिपोर्टर वो पुलिस वाले से भी बात करता है, क्रिमिनल से भी बात करता है, अंडरवर्ल्ड से भी बात करता है। सवाल ये है कि ये बातचीत किस लेवल पे है, पूरी तरह से प्रोफेशनल है बातचीत और स्टोरी के साथ, ये बातचीत ख़त्म। अगर इससे आगे है तो फिर गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। तो आप एक प्रोफेशनली, चाहे वो पुलिस अफसर हो, क्योंकि पुलिस वालों से भी आप रिश्ता ज़्यादा हद से ज़्यादा रखेंगे तो फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है, फिर आपके कलम ईमानदारी से चलेंगे नहीं। उसी तरह क्रिमिनल के साथ है, तो रिश्ता कहाँ तक रखना है ये देखने की बात है। तो आज भी ऐसा नहीं, होड़ है कि पहले कौन, अगर अंडरवर्ल्ड की कोई खबर ब्रेक करनी है तो पहले कौन। आप बाहर छोड़ दीजिए, दफ्तर के अंदर ही आपके ऊपर बॉसेज और असाइनमेंट सब इतना प्रेशर डाल देंगे कि कई बार इस चक्कर में गलती भी होती है। ऐसे गलती होती है कि एक ने अगर चला दिया, अब वो गलत भी है, लेकिन ये लगता नहीं यार ये बड़ा सीनियर है, इसकी स्टोरी तो सही होगी, दूसरा बिना कंफर्म किए वो उसी लाइन पे चला देगा। तो उसमें कई बार मार भी आप खाते हैं, लेकिन होड़ है, और ये जब तक कंपटीशन रहेगा मुझे लगता है होड़ है। एक चीज़ ताऊ, उसमें एक सीन है, आपने नहीं वो देखी है, लेकिन एक सीन है जिसमें ज़ीशान अयूब ने जो किरदार निभाया है, वो उस अखबार के एडिटर हैं, वो कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि बाहर बारिश हो रही है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि बाहर धूप निकली है, तो मीडिया का काम दोनों को रिपोर्ट करना नहीं है, बल्कि खिड़की से बाहर झांक के ये चेक करना है कि वाकई बाहर क्या हो रहा है और उसको रिपोर्ट करना है। ये आप इसमें अग्री करते हैं इस बात ये से? बहुत पुरानी चीज़ है पत्रकारिता के बारे में जी। और ये हमको जब हम आए थे तब बताई गई थी कि तुम्हारा काम ये देखना है कि बारिश हो रही या नहीं हो रही, ये नहीं कि कौन कह रहा है बारिश हो रही है। पर क्या हुआ कि देखो, हम ना किसने क्या कहा ये खबर बन गई है कुछ दशकों से, इसी कंपटीशन के चलते जिसके बारे में शम्स जी बात कर रहे थे कि किसने क्या कह दिया। स्टेटमेंट जर्नलिज्म। हाँ, स्टेटमेंट जर्नलिज्म हो गया कि बीजेपी ने ये कह दिया, कांग्रेस ने ये कह दिया। तो इसलिए एक नुकसान इसका ये हुआ है कि सच क्या है वो बाहर ही नहीं आता। फलाने ने इन पे ये आरोप लगाया है, उन्होंने आरोप को डिनाई कर दिया है, पर क्या जिस बात का आरोप किसी पर लगाया गया है वो सच है या गलत उसमें पढ़ते नहीं। चूंकि अब क्या है, अब है विवादित बयान वाला मसला। मैंने बयान दिया और टीवी पे वो चलता है कि इन्होंने दिया विवादित बयान, जबकि विवाद अभी हुआ नहीं है। उसको विवादास्पद बोलते हैं, खुद हम लोग तय कर देते हैं। हाँ, लेकिन हम पहले कह देते हैं विवादित हो चुका है, उसके बाद विवादित हो ही जाता है एक्चुअली 1-2 घंटे में, तब तक वो जस्टिफाई हो जाता है। अब उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने ये देख लिया कि विवादित बयान से अपनी तस्वीर आ सकती है टीवी पे, जो मर्डर करने पे आती थी, तो जीवन रिस्क पे लगाने पे आती थी, या कोई बड़ा काम कर लो या बहुत ही गिरा काम कर दो, हत्या कर दो या IAS में टॉप कर जाओ। अब हो गया कि एक बयान दे करके कोई साध्वी आ गई टीवी पे, तो एक मौलवी भी आ गए टीवी पे, और राजनीतिक कद भी बढ़ते हुए हमने देखा। अरे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रवक्ता बन गए ऑफिशियली, इतने दिन तक उन्होंने किसी की प्रवक्ताबाजी की। यही तो जीवन है। हाँ, जिन्होंने मतलब कैमरा पे अब हम सच के पीछे नहीं भाग रहे। सच जो कौन क्या कह रहा है, जो कि
पहले वाली जर्नलिज्म जो शम्स जी करते रहे हैं और अब ये यूट्यूब पे कर रहे हैं, वो कठिन काम था यार, बहुत कठिन काम था। ऐसे मैं बहुत सारे ऐसे शम्स के रिपोर्ट्स को जानता हूँ जो कि लगता था कि पुलिस के साथ साथ एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट कर रहे हैं, और पुलिस कभी कभी मामले को मोड़ नहीं पाती थी क्योंकि जर्नलिस्ट जो है वो पहले खोल देते थे कि भाई साहब अब नहीं बचा सकते आप इसको। अब वो होता नहीं है, अब वो इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं है, वो स्लॉट खत्म हो गए हैं, वो बहस ने ले ली है, और बहस बहुत आनंददायक होता है, इंटरेस्टिंग होता है। अभी मैंने एक चैनल पे देखा, एक महिला ने एक पुरुष को थप्पड़ मार दिया। हाँ जी। तो एक लॉयर महिला है और एक मौलवी साहब हैं, मौलवी प्रोफेसर हैं वो, हाँ पर वो यही काम करते हैं और एकदम हाँ, छाता लेकर के भी एक खुला चल रहा है वो अभी बारिश के। अच्छा, लेकिन एक चीज एक ना जब हाँ, वो जो आपने कहा ना, जी। एक लाइन में बता दूं उसमें कि अगर एक कहता है कि बाहर बारिश हो रही है और दूसरा कहता है कि बाहर धूप निकली हुई है, तो आप छाता लेकर हिलें और डुलें। हाँ ये तस्वीर भी अभी दिखाई दी हाल में। हाँ, विजुअली मैं इमेजिन कर पाया। वैसे 2 दिन पहले आप मुझे बताते, 3 दिन पहले तो मैं समझ नहीं पाता इसका मतलब, लेकिन अभी मैं समझ बिल्कुल। पाया। बहुत आनंददायक, बहुत आनंददायक। मतलब इस तरह के मौलिक प्रयोगों का तो मैं पक्षधर हूँ। मतलब हमेशा, काय को जब अब AI आपके पास है, आपके पास तमाम टेक्नोलॉजी है, तो काय को जाना। और अच्छा, एक चीज़ लेकिन गंभीर बात ये कि एक सर विलियम ओल्डनल रसेल सुप्रीम कोर्ट, कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते, लॉ स्टूडेंट के बीच उनके बड़े रेफरेंसेस दिए जाते हैं। 1780s में शायद जन्मे थे, 1835 में उनका निधन हुआ था। उन्होंने एक बात कही थी कि अपराध शब्द जितना प्रचलित है उसकी परिभाषा देना उतना ही कठिन है, और कोई हुआ नहीं ऐसा कि जिसने अपराध की परिभाषा को उसको संतोषजनक एब्सोल्यूट तरीके से कोई समझा पाया हो। आपने 3 दशक में, अगर मैं आपसे पूछूं, 3 दशक का आपका तजुर्बा है कि क्या है अपराध, अपराधी कौन होता है, उसको कैसे देखें, क्योंकि वो लॉ का भी फैक्टर है, उसमें मोरालिटी की भी बात है। अब जो हमारे यहाँ कानून है, दूसरे देश में मुख्तलिफ कानून हो सकता है। हमारे यहाँ जो मोरालिटी के मायने हैं वो किसी और देश में कुछ और हो सकते हैं। तो आपके लिहाज से आपने कैसे समझा है कि इस अपराध क्या है? देखिए, 2 शब्दों में कहूँ तो बचपन से ही जब हम लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो घर में सिखाया जाता है एक अच्छाई और एक बुराई। तो मेरी नज़र में जो अच्छाई के बाद बुराई जहाँ से शुरू होती है वही अपराध है। और जिन्होंने भी कहा, आपने जो जिक्र किया कि अपराध को डिफाइन करना, मतलब आज इतने सालों बाद मैं खुद सोच रहा हूँ कि हज़ारों लाखों बार तो इस शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन असल में अपराध जी परिभाषा क्या है? तो मुझे लगता है कि और तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, बस यही लगता है कि एक अच्छाई और एक बुराई। जो अच्छाई नहीं है, जहाँ से बुराई शुरू होती है, वही अपराध है। इसमें एक चीज़ ये डिफाइंड नहीं है। हाँ, बहुत ही फ्लूइड। मैं घर जाता हूँ ना, तो एक नदी आती है करमनासा नदी है, बक्सर के आसपास है। तो वहाँ पे पुल है नदी पर, तो बियर की बोतल पुल के इस पार रखना अपराध नहीं है। अच्छा। और उस पार ले जाना जघन्य अपराध है, क्योंकि वो यूपी और बिहार को जोड़ने वाला पुल है। तो अपराध इस देश में सरकार निर्धारित करती है, संविधान ने कुछ निर्धारित किए हैं, लॉ ने कुछ निर्धारित किए हैं, और कुछ सरकार निर्धारित कर देती है। हाँ, कुछ सरकार ने अपराध को जन्म दिया है। हाँ, अब हम सरकार में हैं तो फलाना काम जो कल तक अपराध नहीं था आज से है ना। पहले गांव में जो चौधरी होते थे वो डिसाइड करते थे, अब हमारे दिल्ली में जो चौधरी होते हैं वो डिसाइड करते हैं। अच्छी लाइन है, बिल्कुल। कई अपराध ऐसे हैं, यही वाला, जैसे ये तो सरकार नहीं करती है, एक जगह पे ये ठीक है, एक जगह पे ये बुरा है, क्राइम अपराध है। एक चीज़ और, जैसे इसमें बात के दौर में तो अब जैसे वहाँ पे कर्नाटका में इस सरकार के ठीक पहले एक कानून बना था कि रिलीजियस कन्वर्जन वाला अपराध है। सरकार आई, उन्होंने कहा नहीं है। तो एक टाइम में मैंने उदाहरण दिया भी था कि दिल्ली में शराब पीना अलाउड था, हरियाणा में नहीं था। ठीक है, लेकिन हरियाणा में सिगरेट पीना अलाउड था, दिल्ली में पब्लिक में सिगरेट पीना। तो एक आदमी बॉर्डर पे बैठ के दाहिने हाथ में सिगरेट और बाएं हाथ में शराब लेके पी रहा था। दोनों तरफ से कानून का पालन क्या करें। हाँ,
तो इसमें एक चीज़ और, जैसे हमारे यहाँ जो शारीरिक आघात हैं, चोरी डकैती मारपीट और उस तरह के और जघन्य अपराध हैं, वो तो अपराध हैं, वो समाज भी एक, अगर आप बहुसंख्यक समाज देखें उनको अपराध ही मानता है। बहुत समय तक मानसिक आघात किसी को आप पहुंचा दें, किसी को बुरा कह दें और उसको बहुत बुरा लग जाए सिर्फ कहने भर से, और वो एक रिपीटेटिव प्रक्रिया हो कि आप 1 साल से किसी का मानसिक शोषण कर रहे हैं, सिर्फ उसको आपने टच भी नहीं किया है, उसको अपराध की श्रेणी में लाना अभी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको साबित करना कि इससे मेरा मानसिक आघात हुआ, और सामने वाले को ये जानते हुए लगातार जुर्म कर रहा था, वो ये कह सकता है कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं था कि मैं किसी तरह का, मैं तो अपना सिर्फ काम कर रहा था, मैं उसको बता रहा था कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है। ऑफिस में भी अक्सर इस तरह का माहौल होता है। तो इस मानसिक आघात के, मानसिक क्राइम के नज़रिए से भी बाद में आपने देखा कि कुछ अलग तरह की जागरूकता समाज में और देखिए, मानसिक तौर पर जो होता है, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आप अगर किसी को इस तरीके से तकलीफ पहुंचा रहे हैं, आप उसको ताना मार रहे हैं, आप उसको डिमोलाइज कर रहे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं, लेकिन वो अगर पुलिस में जाकर कुछ कहता तो कोई केस ही नहीं बनेगा। बस एक ही वक्त में केस बनता है कि अगर एक शख्स इस हालात में पहुंच गया कि उसने सुसाइड कर लिया, और ख़ुदकुशी करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखता है और लिखता है कि मैं इसकी वजह से मर रहा हूँ, क्योंकि इसने मेरा जीना हराम कर दिया, इसने मेरी मुझे पागल सा बना दिया, तो फिर वहाँ पे पुलिस केस दर्ज करती है। लेकिन अब उसमें भी एक नई चीज़ आ गई है। अब सुसाइड के केस में अगर आप किसी का नाम लिखते हो, जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड या खुदकुशी के लिए उकसाना, तो उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वो आया था, एक वर्डिक्ट था कि आप सिर्फ नाम भर लिखने से उसको दोषी नहीं मानेंगे। सुसाइड के उकसाने के लिए तब तक दोषी आप नहीं मानेंगे जब तक डायरेक्ट वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए। अब डायरेक्ट कैसे? अगर उसने फंदे से खुदकुशी किया झूल के, तो क्या वो फंदा खरीद के ला के उसने दिया था, या फंदा उसने मरने वाले ने खुद तैयार किया? अगर उसने फंदा नहीं दिया तो फिर उसका रोल कैसे है? और अगर उसको 1 साल से वो तंग कर रहा था, तो 365 दिन बाद उसने खुदकुशी क्यों की? तो 365 दिन था उसके पास सोचने के लिए। तो डायरेक्ट जब तक एविडेंस ना, अगर उसने पॉइजन खाकर सुसाइड किया, तो क्या जहर खरीद कर उसने दिया था? तो ये सारी अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जिसमें आप जो मानसिक वाली बात कर रहे हैं प्रताड़ित करने की, वो डायरेक्ट इससे रिलेट ही नहीं होता, इसलिए कोई केस बनता ही नहीं। और हमारे यहाँ कम से कम ये सारी चीज़ें अभी कायदे से देखें तो कोई इसको सोचता भी नहीं कि क्राइम है। आप वेस्टर्न में चले जाए, यूरोप में या अमेरिका में, वहाँ इसको लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे जिसको हम लोग मानते ही नहीं कि ये तो क्राइम है। एक चीज़ और नहीं, पर मानसिक स्वास्थ्य इटसेल्फ ना, हमारे यहाँ बहुत बाद ये सब चीज़ें आई, पहले कहाँ होता था। लेकिन जैसे ये मेंटल हेल्थ वाली बात है, वो आपसे शम्सी बात हो रही है, एक फिल्म है रोग, उसमें इरफान का एक मोनोलॉग है बहुत लंबा, बड़ा वो पॉपुलर हुआ बाद में क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्टिंग है उसमें। वो कह रहे हैं कि वो पुलिस में होते हैं उसमें, वो कहते हैं कि मेरा मन उब गया है, वही तस्वीरें, वही लाश, वही सड़क देख करके, अब मैं जीना नहीं चाहता। हाँ, फिर मैं एक दिन ऐसे खिड़की के बाहर देख रहा था और सोचा कि मैं अपनी जान दे दूं, पर वो मूवमेंट चला गया। इस तरह का वो एक डायलॉग है। पर मैं थोड़ा, आप ये बताएं कि पुलिस वालों के लिहाज से भी और डेली शहर में घट रहे क्राइम को चेस करने वाले पत्रकारों के लिहाज से भी उसका असर मेंटल हेल्थ पे ना पड़े, उसके लिए क्या चाहिए? मतलब मैंने कहा कि मजबूत कलेजा और नरम लहजे के आप पत्रकार हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अप्रभावित रहते हैं उससे? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक क्राइम रिपोर्टर हो या फिर एक खाकी वर्दी के पीछे पुलिस वाला है, तो इंसान, उसके भी दिल हैं, उसके भी जज्बात हैं, असर पड़ता है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो शुरू में मैं कभी शमशान या कब्रिस्तान नहीं जाता था, मुझे डर लगता था। तो मुर्दों को देख के एक अजीब सी थी कि रात को फिर ख्याल आएगा और मैं बड़ा डरूंगा, तो मैं नहीं जाता था। लेकिन अब इस पेशे ने फिर ऐसी सी चीज़ दिखाई कि एक रात में मैंने 450 लाश देख ली, जब चरखी दादरी और कज़ाक एयरवेज क्रैश किया था। फिर ऐसी बहुत सारी, मैं भी गया था वहाँ पे, और वो स्मेल मेरे नाक से आज तक नहीं गई है। बीच में सडनली मैं उसको फील कर सकता। लौट कर आया था, मैंने 1 महीने तक नॉनवेज खाना छोड़ दिया था, इसलिए कि वो हमेशा कपड़ों से लगता था, अब भी वही स्मेल आ रहा है। और उससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे महंगा एक जूता खरीदा था, प्यूमा का, उस दौर में, और वो पूरी रात में चला, मुझे मालूम नहीं, खेत था वो सारा। सुबह देखा तो कि जूते के नीचे वो मांस के लोथड़े और ब्लड, क्योंकि लाश कई किलोमीटर में फैला हुआ था। तो मैं शहर गया और जूते को फेंक दिया। आधा दिन तो पैदल चला, फिर वहीं पे एक दादरी रेलवे स्टेशन है, वहाँ से चप्पल खरीद कर लाया। बट 1 महीने तक नॉनवेज नहीं खाया था। तो दिमाग में असर होता है, और ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे बहुत कर लेते हैं तो भी कि आप अब नहीं होता, ऐसा नहीं। लास्ट जब निर्भया का केस हुआ तो मुझे याद है 17 दिसंबर मैं सफदरजंग ICU में गया था। मैंने उसको, उस वक्त तक ये मीडिया में खबर नहीं थी। पहली बार निर्भया के साथ जो कुछ हुआ वो 16 दिसंबर की रात हुआ था।
लेकिन और वो बहुत लेट नाइट हुआ। जी। तब तक ये था कि दिल्ली में तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। 17 दिसंबर की शाम होते होते तो पता चला ये बहुत बड़ा है। तो जब मैं वहाँ गया और मैंने उसको जिस हाल में देखा, और एक डॉक्टर थे वो बिहार के, और वो इत्तेफाक से जानते थे, जब उन्होंने डिटेल बताया कि इसके साथ हुआ क्या, मैं भी एक नॉर्मल केस समझ के गया था। जब वो डिटेल बताया तो जब वो बता रहे थे और मैं रो रहा था, मतलब ये हालत थी। तो वो केस महीनों मेरे दिमाग में रहा, क्योंकि मैं उसकी एक एक चीज़ जो शायद कहीं मीडिया में नहीं, मैं वो सब जानता हूँ। तो ऐसी चीज़ें आपको झकझोर देती है, फिर आप चाहे कितने साल बिता दें आप वापस, या जैसे अभी श्रद्धा वाला केस, तो अब आप जब महरौली के जंगल में घूम रहे हैं तो आपको, अब उस जंगल में आप जाएं तो बहुत सारी, चूँकि कुत्ते और ये सारे जानवर भी मरे हुए हैं, बहुत सारे लोग अपना वेस्ट कूड़ा फेंक देते हैं, तो बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। तो अब हर हड्डी को देख कर लगता है ये श्रद्धा की लाश के की हड्डी तो नहीं है। तो वो जितना देर होता है आपके दिमाग में सारी चीज़ें असर करती हैं। सेम पुलिस वाले का है, सेम हर एक का है। लेकिन फिर दूसरे जो पॉजिटिव पहलू ये है कि आप किसी कब्रिस्तान में जाइए और कब्र खोदने वाले मजदूर से पूछिए कि तुझे कुछ होता है यार, इससे मेरी रोज़ी रोटी चलती है। शमशान में जो चिता में आग लगाया है, जो लकड़ी ला कर देता है, उसके लिए रोज़ी रोटी है। बल्कि अगर मुर्दे ना पहुँचे तो उनके घर में चूल्हा ना जले। तो ये हो जाता है फिर धीरे धीरे। जो पोस्टमार्टम करता हो उसके लिए रोज़मर्रा की बात है। तो आप धीरे धीरे फिर उसी रंग में ढलते जाते हैं। तो वही हम लोगों के साथ हुआ कि जो शमशान और कब्रिस्तान जाने से डरता था, अब तैयार रहता हूँ कि मैं पता नहीं कौन से कब कहाँ से लाश देखने को मिले। आपने वो बुराड़ी वाला भी, हाँ बिल्कुल, लाशें लटकती हुई आपने देखी थी? देखी। और मैंने वो सिर्फ मतलब डॉक्यूमेंट्री देखी, और वो डॉक्यूमेंट्री में उसका एक लटकी हुई आर्टिस्टिक देखी। डिपिक्शन आपको था। सच बताऊं, पहली नज़र में लगा ही नहीं था कि ये सब इंसान लटके हुए हैं। वो ऐसा लगता था एक बचपन में मेले में नहीं देखते थे, एक झूला टाइप होता था और जिसमें बैठ के घूमते थे, जिसमें घोड़े बने होते थे। घोड़े बने होते थे, उस तरह का मंजर था। गोल, एकदम गोल सा, पूरा एग्जैक्ट गोल नहीं था लेकिन लगभग वही तस्वीर वो बयान कर रहा था। मतलब मैं तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री मैंने वो देखी, और मुझे उस रात नींद नहीं आई। आपने देखी वो डॉक्यूमेंट्री जो नेटफ्लिक्स पे आई थी इसमें? हाँ मैंने देखी। जो उसको एक ग्रुप साइकोसिस का नाम दिया गया था। वैसे उसमें जो थ्योरी दी गई है कमोबेश आपको लगता है आपने पढ़ा है कि थ्योरी वही थी? जो कि मैंने डायरी भी पढ़ी है, वो जो उसने डायरी में जो कुछ लिखा था वो बाकायदा उस वक्त पढ़ी थी मैंने। तो उसमें कोई फाउल प्ले नहीं था, और वो जितने भी थे उन सबने अपने बयान भी जो दिए थे वो था ही उसी, मतलब उसको अपने फादर को लगता था कि वो फादर उसके बुला रहे हैं, फादर के पास जाना है। सारी कहानी वहीं से शुरू हुई। एक चीज़ और, मतलब ये मेरा दोनों से है, मतलब ताऊ से इस बारे में हमने बात की है, उन्होंने कुछ इस पे थ्योरीज बताई, बट आपके हिसाब से निदा फाजली का एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखिए गौर से देखिए। हर आदमी पोटेंशियल क्रिमिनल है क्या? मतलब हो सकता है क्या? सिर्फ मतलब जैसे एक थ्योरी है कि वो थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंचा है, या उसके परिस्थिति जन्य होते हैं अपराध। अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति हो जाए कि आपको अपराध करना ही एकमात्र चारा है, तो आप भी अपराधी हो सकते हैं। वो थ्रेशोल्ड सबका अलग अलग हो सकता है। आपने ऐसा महसूस किया कभी? मेरा अपना मानना है, जो अभी आपने कहा ताऊ जी ये भी बताएंगे, हर इंसान के अंदर एक मुजरिम छुपा होता है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। फ़र्क ये है कि जो पेशेवर मुजरिम होते हैं वो उनका जुर्म सामने आ जाता है, बट हम लोग शरीफ लोग हैं, शरीफ घरों से आते हैं, पढ़ लिख के, फिर माँ बाप का खौफ भी है, सोसाइटी का भी डर है, तो हम क्या करते हैं कि हैं तो शरीफ लेकिन मुजरिम मेरे अंदर भी है, बट हम उसको अपने अंदर से बाहर नहीं निकालते हैं। लेकिन अब अंदर का मुजरिम भी कुछ चाहता है तो क्या करें, तो हम उसको कैसे परोस के ठंडा रखते हैं और अंदर ही रखते हैं। इसका बड़ा आसान सा एक तरीका है कि आप कभी भी एक आजमा लीजिए। एक घर में 5-6 लोग बैठे हुए हैं, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, कोई एंकर है या लेडी है या फीमेल, जो भी तमाम खबरें आ रही हैं, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स। अगर एंकर कोई आता है या आती है और अचानक कहती है मुंबई में एक मॉडल का बलात्कार, मेरा दावा है कि जो 5 लोग बैठे हुए हैं उनमें से 2-3 का हाथ रिमोट की तरफ जाएगा और वो सीधे ऑडियो बढ़ा देगा। क्यों? वो जानना चाहता है कि इस मॉडल का रेप कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसके अंदर एक मुजरिम छुपा है। अब वो रेप कर नहीं सकता क्योंकि शरीफ इंसान है, शरीफ घर से आता है, लेकिन उसको रेप की खबरें अच्छी लगती हैं, या वो रेप विक्टिम्स की तस्वीरें ऑनलाइन सर्च करता है, इस तरह सारी उसको अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो क्राइम नहीं करेगा, लेकिन क्राइम की चीज़ें या इस तरह की रेप, मर्डर, ये उसको अच्छा लगता है देखना, ताकि वो अपने अंदर के जो मुजरिम बैठा हुआ है, जिसको वो बाहर नहीं आने दे रहा, उसको वो संतुष्ट रख सके। तो यही वाली बात, कबीलाई हमारे जेनेटिक्स हैं, और हम हिंसा को एक हमेशा आकर्षण से देखते हैं, और अब सभ्य होना हमने सीखा है। पर मैंने ये कहा ही था जी कि पोटेंशियल हर बच्चे में है, हम उसको, हर बच्चे को मौका नहीं मिलता। पोटेंशियल है पर उसको अच्छे स्कूल में डाल दिया,
टाइम ही नहीं है उसको कुछ करने का। उसका म्यूजिक क्लासेस, मम्मी बहुत प्यार करती है, पापा भी बहुत प्यार करते हैं, है ना। कुछ 2-4 दोस्त मिले उस टाइप के जो पोटेंशियल को थोड़ा सा उसको रियलिटी में बदलते, तो फिर घर में पता चल गया, उन्होंने कहा उससे मत मिला करो, है ना। और आपकी संगति ऐसी हो जाती है, फिर यार दोस्त हो जाते हैं, और पैसे की कभी कमी नहीं हुई तो आप घंटा बनोगे, कुछ नहीं कर सकते आप लाइफ में। इंजीनियर, डॉक्टर, MBBS यही करोगे आप। IAS बन जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, या बहुत अच्छा, बहुत बुरे दिन हुए तो पत्रकार बन जाओगे, पर आप अपने पोटेंशियल को कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते। कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसी जगहों में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाता है उनका, ऐसे माँ बाप भी उनके कभी कभी होते हैं जो इनकरेज करते हैं बच्चों को इनडायरेक्टली, और वो अगर पोटेंशियल को यूटिलाइज करें तो संसद तक पहुंच सकता है। और हमारे यहाँ देश में उदाहरण इतने हैं ना। मैं जिस माहौल में पला बढ़ा, वहाँ तो मेरे पिताजी ने मेरे पोटेंशियल को रियलाइज नहीं करने दिया मुझे, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा आदर्श कौन था। एक बुलेट पर चलने वाला आदमी जिनको नेता सलाम करते थे। MLA आता था तो पहले उनके घर आता था, क्यों? क्योंकि वो बूथ लूट के देते थे, तो लगता था आगे चल के यही बनना चाहिए। वही हीरो होता था। जो MLA था वो पहले ऐसा ही कर चुका था, जो MP बने वो सुना के बहुत बड़े बाहुबली थे। तो आप अपने समाज के आदर्श पुरुषों को ही फॉलो करोगे ना, लेकिन माता पिता मिडिल क्लास विचारधारा वाले बच्चों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। नहीं, पढ़ाई करो, तुम ये करो। आप आगे नहीं बढ़े तो आप यहाँ हो, और जो आगे बढ़ गए वो संसद में बैठे हैं। ऐसा भी केस है बहुत सारा। बिल्कुल। तो इस कारण से पोटेंशियल हम सब में है, मौके सबको मिले। अभी तक ताऊ का पकड़ का बिजनेस चल रहा होता पूरे। अरे बिल्कुल 3-3 4-4 पकड़। चलिए एक चीज और, MP तो होते ही। हाँ, MP तो। अगर लाइन पर रहे होते तो MP होते ही, या नहीं होते। हाँ, क्योंकि कुछ मेरे, और अगर ताऊ बाहुबली होते तो फिर हाँ, हमारी अच्छी रिपोर्टिंग होती। कुछ मेरे दोस्त हैं जो नहीं जवानी में ही निकल लिए यहाँ से, क्योंकि उसमें यही होता है, या तो आप MP होते या नहीं होते। एक चीज है, बहुत सारे IPS ऑफिसर्स को मैंने क्लेम करते देखा, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को ये करते हुए कि शक्ल से और 5 मिनट बात करके बता सकता हूँ क्राइम इसने किया है नहीं। आपका ये अरसा एक्सपीरियंस हो गया, थोड़ा आप क्रिमिनल माइंड को थोड़ा पहचानने लगे हैं क्या? मतलब कि हाँ, थोड़ा बहुत एक आइडिया लग सकता है मुझे, अगर मैं किसी के साथ आधा 1 घंटा बैठूं, कि ये पोटेंशियल क्रिमिनल हो सकता है कि, या ये अभी भी मेरी इस वाले में बड़ी अलग राय है, दूसरी तरह की है। मैं मतलब बड़े सारे एग्जाम्पल हैं, खासतौर पर यूपी और बिहार के जितने भी टॉप क्रिमिनल हैं, आपका मतलब जितना भी आपके दिमाग में नाम आ रहा हो, मैं सबसे मिल चुका हूँ। यूपी और बिहार, इन दोनों के जितने भी क्रिमिनल हैं, उसमें से एक को सिर्फ छोड़ दूँ तो बाकी सबसे जो भी बात की तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। वो इतने ज़्यादा मधुर होते हैं, इतनी मीठी ज़ुबान बोलते हैं, इतनी आपको रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब भैया से नीचे तो बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनके सामने बैठ के 5 मिनट के बाद खुद पे ही शक होने लगता है कि यार मैं इस आदमी के बारे में क्या क्या गलत लिखता हूँ, इसने 100 मर्डर कर रखे हैं क्या, हो ही नहीं सकता। तो मतलब अपने आप को ही लगता है कि मैं गलत हूँ। ये पूरा एक तजुर्बा है मेरा, जितने भी है A to Z। एक जिसका बताया कि मैंने कि सिर्फ एक को छोड़ के, उसकी भाषा ही ऐसी है, वो वैसे ही था, लेकिन उनको आप बात करके उनके सामने बैठकर आप उसके दिमाग में क्या चल रहा है कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, बाकी जितने छोटे मोटे क्रिमिनल हैं आप उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस तरह का है। दूसरा, जो जितने बड़े क्रिमिनल होते हैं वो कभी आपको धमकी भी देंगे तो इतनी मोहब्बत से कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपको प्यार कर रहे हैं या धमका रहे हैं। जैसे एक किस्सा था मुख्तार अंसारी का। जब मैं लखनऊ में एक शूट कर रहा था तो अचानक एक किसी सोर्स ने फ़ोन किया कि उस वक्त मुख्तार अंसारी लखनऊ में जेल में बंद थे और वो लखनऊ जेल अब वहाँ से हट चुका है, तो जेल में है। तो उसने कहा कि वो आज शाम को वो जो वहाँ का कनॉट प्लेस है हजरतगंज, वहाँ शॉपिंग करने आ रहे हैं। तो मैंने कहा मजाक कर रहे हैं, जेल में बंद बंदा कोई शॉपिंग कैसे कर सकता है? बोला समझो भाई, मैं आपको पक्का कह रहा हूँ, आप शाम को पहुँच जाओ। अब मैं शाम को पहुँचा तो वहाँ पे खड़ा हो गया। अच्छा, वो जीन्स की दुकान उसकी फेवरेट है जहाँ से वो लेता है, तो मुझे पता था यहीं दुकान पे आएगा। तभी उसका फ़ोन आया कि वहाँ अभी 1 घंटे बाद आएंगे। तो मैंने कहा कि वो आएगा ही नहीं। कह रहे पुलिस हेडक्वार्टर में इस वक्त आ चुके हैं। मैंने कहा पुलिस हेडक्वार्टर में, मतलब एक कैदी जो जेल में जिसको होना चाहिए? बोला हाँ। मैं भागा उस वक्त, और जो DG ऑफिस है, पुराना लखनऊ हेडक्वार्टर था, अब तो नई बिल्डिंग है, वहाँ खड़ा हो गया। जो मेरी पहली मुलाकात है, आंखों में यकीन नहीं आ रहा, सामने से एकदम बड़ा सा दरवाज़ा है बड़ा, मुख्तार अंसारी चले आ रहे हैं, इधर गाड़ी उनकी खड़ी हुई है, 2 सूखे से पुलिस वाले और उसके 2-3 लोग, और मेरे साथ मेरे कैमरामैन थे एक राजीव श्रीवास्तव जो इस दुनिया में नहीं है,
उन्होंने कैमरा उठाया, शूट करना शुरू कर दिया। मुख्तार नज़दीक है, उससे पहले 3-4 मुलाकात मेरी हो चुकी थी, वो पहचानते थे। तो आया, कंधे पे हाथ रखा, कैसे हो भैया? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूँ। एकदम प्यार से, कुछ नहीं है। वो भी शूट कर रहा है, वो देख रहा है। उसने एक बार बस देखा, उस कैमरे की तरफ दोबारा नहीं देखा। उसका करने के बाद गाड़ी में बैठा, फिर बोला अच्छा चलता हूँ, आप कब तक हो लखनऊ में? मैंने कहा कल चला जाऊँगा। तो बोला ठीक है, बस एक काम कर देना भैया। मैंने कहा क्या? इसका मन भर गया होगा, आप जितना शूट कर लिया, टिपवा फेंक देना, बस इतना। और वो इसके आगे रुका भी नहीं, देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं ये कि यहाँ फेंकोगे कि नहीं, वो चला गया। अब मैंने कहा हटाओ यार, मुझे तो दिल्ली वापस कल जाना है, ऐसे बड़े देख लिए, ठीक है तो ये तो चलेगा। खबर बड़ी है कि मतलब ये कैदी जो है वो आगे पता चला बाद में, फिर और कंफर्म किया तो आजमगढ़ में किसी पुलिस वाले का ट्रांसफ़र कराना था, तो उसके लिए वो डीजी को सिफारिश करने आया था। मैंने कहा कमाल है। तो खैर वहाँ से निकला, उसका ये था कि फेंकूंगा नहीं। अच्छा, राजीव भाई की हालत ख़राब। ऑफिस पहुँचे, हमारे जो हैं ये बालकृष्ण, तब ये ब्यूरो चीफ थे। मैं ऑफिस गया, इनसे मिला, तभी थोड़ी देर बाद इनका फ़ोन आया। बाला भाई ने कहा कि आप मुख्तार अंसारी मिले था क्या पुलिस वाला? मैंने कहा हाँ। बोला आपने शूट किया था? मैंने कहा हाँ। बोले शम्स भाई आप तो चले जाओगे कल, उसको प्लीज़ डिलीट कर दो, मैं मारा जाऊँगा। वहाँ फ़ोन आ चुका था कि वो आया, देखना कोई बात नहीं, शूट हो गया, चलना नहीं चाहिए। अब उसके बाद नकवी साहब बॉस थे, फिर नकवी साहब तक बात गई। फिर उन्होंने कहा कि देखिए खबर तो है, लेकिन अपने टीम मेंबर की भी वहीं रहना है, हटाइए इसको। मैंने कहा हटाइए सर। तो ये था। तो ऐसी चीज़ होती है, इतनी मोहब्बत से आपको धमकी देंगे कि आपको आत्मविश्वास बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। सर मैं किस्सा एक ये था कि हम लोग किसी कैंटीन में बैठे थे और हमारी एक साथी थी, उनको जो चाउमीन दी थी उस कैंटीन वाले ने, वो थोड़ी उसका टेस्ट ठीक नहीं था। तो ये था कि अब इसको वापस करनी है, पर मैं गई एक बार, वो वापस नहीं ले रहा है कि अब तो हमने बेच दी एक बार। तो फिर मैंने कहा, तो उस समय मेरा वज़न और भी पतला दुबला मैं था। मैंने कहा चलो मेरे साथ, और मैं गया और भारी आवाज़ बनाकर मैंने सिर्फ ये कहा, लड़की की चाउमीन रिप्लेस कर दो। उसने आंखों में आंख मिला के देखा और रिप्लेस कर दी। तो उसे ये लगा कि ये आदमी 45-50 किलो का सिर्फ अपने शरीर के वज़न के भरोसे तो बात नहीं कह रहा है, ये कुछ रखे हुए है। और वो थोड़ी बाहर थी कैंटीन, मतलब बाहर वैसा खुले ओपन या किसी का आदमी है, या किसी का आदमी है जो और एक कॉन्फिडेंस में एक लाइन में एक बात कह रहा है। तो वो आत्मविश्वास भी कई बार वो काम आता है। अच्छा, ये जो सवाल पूछना चाह रहा था कि अपराध बढ़ता जा रहा है, ये आप लाइन अक्सर सुनते होंगे कि अपराध बढ़ गया है भैया, बहुत क्राइम बहुत बढ़ गया है। ये मेरे ख्याल से 3 दशक पहले से आप सुन रहे होंगे। तो अपराध बढ़ता हुआ महसूस भी किया है आपने, या अपराध कमोबेश उतना ही है, जब भी कोई बड़ी घटना हो जाती है तो हमें लगता है कि मैं शुरू से सहमत नहीं हूँ कि अपराध बढ़ रहा है। अपराध वैसी है, आबादी के हिसाब से भी बढ़ रहा है। आबादी भी बढ़ गई है। 30 साल पहले जो हम थे, आज हम एक करीब 40 करोड़ हो गए, है ना। तो आबादी के हिसाब से भी अपराध बढ़ना है, ये नेचुरल है। लेकिन अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ऐसा नहीं है। अपराध रिपोर्ट ज़्यादा हो रही है। दूसरा, अब सोशल मीडिया है। पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी खबरें होती थी जो अखबारों में नहीं आती थी। न्यूज़ चैनल की अगर हम पूरी देखें तो कितनी 25 साल पुराना इतिहास है देश में। तो अब न्यूज़ चैनल पे भी जब एक खबर आती है, या जैसे हो क्या गया ट्रेंड ये कि अगर सपोज़ एक आफ्ताब या श्रद्धा का केस, या एक मनोज साहनी और सरस्वती जैसा केस, या एक अंकिता जैसा केस जब आता है, तो आप लगातार 3-4-5 दिनों तक टीवी स्क्रीन पर हर अलग अलग बुलेटिन में अलग अलग नामों से आप वही देखते रहते हैं। तो जब आपके सामने स्क्रीन पे वही तैर रहा होता, तो आपको लगता है यार इस देश का क्या होगा, हर तरफ क्राइम बढ़ गया। ऐसा नहीं है। आप NCRB के डेटा भी निकालें तो उसमें तो घटता भी दिख रहा है। तो अपराध बढ़ा नहीं है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका और जिस तरीके से क्राइम की खबरें आप सोशल मीडिया और ख़ासतौर पर न्यूज़ चैनल पर, अभी भी मुझे लगता है अखबार थोड़ा संजीदा है, उस हिसाब से उसको पेश करता है। न्यूज़ चैनल कहीं ना कहीं थोड़ा गुनहगार है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग भी, जैसा मैंने कहा था, हर इंसान में क्रिमिनल छुपा होता है, तो TRP के हिसाब से भी लगता है कि ये चीज़ें बिकती हैं। अब आफ्ताब श्रद्धा वाला केस आप देखिए, नॉन स्टॉप 15-20 दिन चला। मुझे खुद याद है कि मैंने आरुषि केस जब हुआ था, नॉन स्टॉप 55 दिन तक मैंने वारदात निकाला था, लगातार 55 डेज, एक दिन में ब्रेक नहीं, सिर्फ आरुषि और कुछ नहीं। सेम जब आसाराम बापू पकड़े गए थे तो वो भी करीब 40-50 दिन नॉन स्टॉप। आफ्ताब श्रद्धा पूना वाला करीब 20 दिन तक लगातार किया। तो ऐसी चीज़ें जब आती हैं इस तरह की, और लोग लगता है कि देखते हैं तो आप करते हैं, लेकिन अब तो मीटर भी आपके सामने है ना, कि अच्छा ये स्टोरी गई तो आज यूट्यूब पे कितने लोग देख रहे हैं, यार इसको ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो यही करो। जैसे आर्यन केस था,
तब उसमें सारे लोग 10-15 दिन आर्यन, जबकि मेरी नज़र में 6 ग्राम गांजा किसी न्यूज़ चैनल पे मैंने कभी टिकर पे भी चलते हुए नहीं देखा कि 6 ग्राम गांजा के साथ, 6 ग्राम छोड़िए 1 किलो गांजा के साथ कोई पकड़ा गया, कभी ये स्टोरी ही नहीं है। लेकिन 6 ग्राम गांजा 15-20 दिन तक हर नेशनल न्यूज़ चैनल पर हेडलाइन। जो कि शाहरुख खान के सुपुत्र हैं। अच्छा, एक ताऊ आपसे पहले इस पे शुरू करना है, जेल की ज़िंदगी पे बात करनी थी, पर पहले डू यू लाइक जेल्स? मतलब आप अतरंगी विचार होते हैं, आप कह रहे थे कि मैं सोचता हूँ कि अगर रिटायरमेंट के बाद जेल की भी ज़िंदगी मिले तो बुराई नहीं है। नहीं, वो है कि देखो, जेल को हमने ना बहुत डेमोनाइज करके रखा हुआ है। हम बाहर जो है, पता नहीं ना कौन जेल में है, जो तिहाड़ की बाउंड्री के अंदर है या जो बाहर है। मुझे लगता है उनको ज़्यादा आज़ादी है बाहर वालों से। मैं सुबह उठता हूँ, एक कैदी की तरह मेरी रूटीन है, सब कुछ नियम पर समय पर करना पड़ता है, गाड़ी उठानी पड़ती है, दफ्तर आना पड़ता है, और यहाँ से फिर कैद बा मशक्क़त में हूँ मैं अभी। वहाँ पे कैद बा मशक्क़त सबका नहीं है, बहुत सारे ऐसे ही कैदी हैं, वहाँ के जीवन के मज़े भी अलग होते हैं। तो मेरा विचार ये था कि अगर इस तरह का कुछ प्रावधान हो कि बिना हत्या किए 14 साल की मिल जाए तो अच्छा जीवन है। आफ्टर सम टाइम बाहर रहोगे, इतना महंगा है लाइफ, किसी सोसाइटी में रहोगे 10,000 तो मेंटेनेंस है, ऊपर से इतना सारा, उसके बाद फ्री रहोगे, लोग आ जाएंगे कभी भी, इधर से गुजर रहे थे, सोचे क्या हाल चाल है, अब उनसे बात भी करना पड़ेगा, उनको चाय भी पिलानी पड़ेगी। वहाँ क्या है, आपको विजिटर कंट्रोल है, मैं नहीं मिलता, आ भी गया तो कह सकते हो नहीं मिलना है मुझे। टीवी नहीं, किताबें 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 पढ़ो। अच्छा, 2-4 लोगों को जानते हो तो कुछ व्यवस्था करवा लो अपनी, ठीक ठाक मिल गया। हत्या करके अगर गए हो तो इज्जत भी थोड़ी रहती है वहाँ अंदर में, है ना। खाना सादा, डॉक्टर अवेलेबल होता होगा कुछ ना कुछ, होता है ना। और आप आखिरी के जीवन में, पहले वानप्रस्थ होता था, अब हमने जंगल काट दिए, जेल प्रस्त कर। कहाँ जाए, आप जाओ आराम से रहो, और एक से एक सेलिब्रिटी बीच में, सुकेश आ गया, जैकलीन के बारे में जानकारी ले ली थोड़ी, है ना। लाइफ में एक अभी स्टोरीज शम्स जी जो स्टोरी सुना रहे थे, आप कैसे खड़े होकर सुन रहे हो, वहां एक एक बंदा जो है स्टोरी लिए हुए है, आ रहा है और जा रहा है ना। किसी की फांसी होने वाली है, उससे मिलकर थोड़ा सा गले लग के एम्पैथी भी आ जाएगी। नेता अभिनेता सब आ रहे हैं, मिल जाएंगे भाई, सब आ रहे हैं। अभी मैं बैठ के सोचो, इस जीवन से यहाँ तो आशीष जी आए हैं, नहीं तो बाकी के दिन इतने रूखे होते हैं ना। वहां पे अभी गए सत्येंद्र जैन के साथ थोड़ी देर बैठ लिए, फिर देखो सिसोदिया भी आ गया, अरे भाई साहब आओ आओ, है ना। रमेश शर्मा है, फलाने शर्मा है, शर्माओं का तो गैंग है वहाँ, बैडमिंटन क्लब है उनका, और टीवी भी 40 इंच का टीवी है, फ्रिज भी है, मैट्रेस वैट्रेस सब कुछ है, अपना तकिया वो क्या लगा के लेटे हुए हैं। दिन में थोड़ी सी धूप जाके खा लिया, शाम में थोड़ा बैडमिंटन खेला। नॉनवेज अगर शौकीन हो तो 1-2 दिन वो भी मिलता है, चिकन वकन मिलता है। सर हर कुछ जो बाहर नहीं मिलता, बस आपकी हैसियत होनी चाहिए, हर चीज़ अवेलेबल है, बिजी रहो, है ना। और उससे मैं मतलब लोगों को डरने नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ लोगों को कि वो आदमी मत बन जाना जिसके मार्फत में वहाँ पहुँचूंगा। इट्स अ जोक, आई एम नॉट बीइंग सीरियस, बट आई एम बीइंग सीरियस अबाउट जेल में कौन है, कैद बा मशक्कत किसको मिली है। सही, अपन उनको नीची नज़रों से देखते हैं ना, बट तिहाड़ के बाहर भी कैद है। बिल्कुल। हाँ, और बहुत बाय द वे बहुत सारे लोग वहाँ निर्दोष पड़े रहते हैं। आरोप लग गया सीरियस सा, अंदर चले गए, बेल नहीं मिल रही, अंदर ही हैं, और कुछ लोगों पे सीरियस आरोप हैं, उनको चार्जशीट ही नहीं हो पाता, नहीं तो एक्ट हट जाता है, वो बाहर ही रहते हैं, ऐसा भी है। तो इंटरेस्टिंग स्टोरीज अगर आपको चाहिए जीवन में तो कुछ दिन तो गुजारिए। एक कहानीकार है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा उस अभी कि उन्होंने एक बार कोई पोस्ट लिखी थी, कभी उनका जेल का कोई तजुर्बा रहा होगा, उन्होंने सिर्फ अपने कोठरी में बैठकर जो आवाज़ें उन्हें आती थी, सिर्फ उन आवाज़ों के बारे में लिखा था, जिसमें एक लगातार टपकती हुई नल की टूटी, बीच बीच में फार्ट के साउंड्स,
और गाली गलौज, बहुत इंटरेस्टिंग वो साउंड का एक कंपाइलेशन उन्होंने शब्दों में लिखा था। तो एक चीज़ और शम्स जी, एक अभी आम आदमी पार्टी के एक बिहार के एक प्रवक्ता हैं, अभिषेक नाम है उनका, और वो वहाँ जो बेऊर जेल है वहाँ से बाहर आए और उन्होंने कई इस तरह की बातें की कि वो 5 स्टार है अगर आपके पास पैसा है, वहाँ पे आप सब कुछ, हालांकि इस तरह की बातें पहले भी होती रही, बट ये एकदम रिसेंट है जो आप बहुत चाहते महंगा हैं। है जेल में रहना। हाँ, और कुछ लोगों के लिए जिंदा रहना तिहाड़ में 2.5-3 लाख रुपए महीने का पड़ जाता है। 1200 का जिंदा मोबाइल रहना। 6000 में मिलता है, ऐसा है। मतलब वो प्रोटेक्शन मनी वो वाला सिस्टम भी उधर चलता है क्या बड़े जेलों में? देखिए, हम लोग दो तरह की बात करते हैं। एक कि जेल में अवेलेबल क्या क्या है? सज़ा नहीं है, मज़ा है। लेकिन ये जो कहा ना उन्होंने, बहुत सही कहा, पैसे होने चाहिए आपके पास। और जेल की ज़िंदगी काटना बड़ा महंगा है, इसलिए कि हर एक चीज़ की कीमत है। सुकेश चंद्रशेखर जिसने 200 करोड़ रुपए की ठगी लिया, वो महीना, 1 महीना तिहाड़ के जितने भी स्टाफ थे 1 करोड़ रुपए के पेरोल पर थे। सोचिए, वो मंथली 1 करोड़ रुपए देता था उनको, सिर्फ क्या, फ़ोन करने के लिए, बाकी अपनी फैसिलिटी के लिए। तो ये वहाँ के नहीं, मैं कम से कम इंडिया के 100 जेलों का तो दौरा कर चुका हूँगा। लास्ट अभी 3-4 महीने पहले गया था। इस पूरी जेल की हकीकत सिर्फ 2-3 इंसिडेंट से बता देता हूँ। एक, जैसे तिहाड़ का जिक्र शुरू हुआ, जेसिका लाल केस में एक मनु शर्मा जी, बंदा, उसके फादर एक बिजनेसमैन, उनका अपना वो होटल का एक चैन है, पूरा चेन है एक। तो जब वो तिहाड़ में था तो ये हुआ कि अब बेटा तिहाड़ में है, क्या करें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है। तिहाड़ के सामने उन्होंने एक होटल खोल दिया और उस होटल में जो होटल के स्टाफ हैं 70% मुलाजिम तिहाड़ जेल के ऑफिशियल के रिश्तेदार हैं। अब सोचिए कि जब तिहाड़ के ही सारे ऑफिशियल के, और ये मैं जो तिहाड़ के 30 साल तक PRO और खुद जेलर रहे हैं, सुनील गुप्ता, उन्होंने अपनी किताब तक में इसका जिक्र किया। तो जब इतना एहसान कर देगा तो फिर उस मनु शर्मा की जेल के अंदर क्या हो गया? अब तो खैर वो छूट गया, बाहर आ गया। तो एक ये इंसिडेंट। एक मैं 3-4 महीने पहले अपनी स्टोरी के सिलसिले में एक जेल में गया था। उस जेल का नाम और उस बंदे का नहीं, लेकिन वो इस देश के टॉप नामचीन क्रिमिनल में से एक, ठीक है, और पिछले 27 साल से जेल में बंद है। तो जब मैं गया तो यहाँ से निकला, चूँकि 6-7 घंटे का रास्ता था, 8 घंटे का। रात को जब मैं पहुँचा तो फ़ोन आया। तो जेल से फ़ोन, अब ये सब चौंकाते नहीं है कि सुबह आप नाश्ते में क्या लेंगे। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं जेल जा रहा हूँ या किसी 5 स्टार होटल में जा रहा हूँ। खैर सुबह पहुँचा तो आप आलू के पराठे से लेके, हलवा से लेके, पकौड़े से लेकर कॉफ़ी, चाय। मुझे ये था सिर्फ एक कि जेल के बाहर गाड़ी में ही अपना सिगरेट विगरेट रख देना होता है। तो ये था कि 3-4 घंटे मुझे बात करनी है, ये सब कुछ है नहीं है। लेकिन अंदर गया तो गम दूर हो गया। सामने इंडिया किंग्स का डब्बा, iPhone 14, पानी जो 60 रुपीज़ का एक बोतल आता है वेदिका, जिसका येलो कैप होता है। अब आप मतलब अंदाज़ा लगाइए कि ये जेल है कि क्या है। तो वही हाल एक और बहुत बड़े यूपी के बाहुबली हैं, उनकी कहानी तो शुरू से ही है कि वो तिहाड़ भी रहे, वही यूपी में है, कि वो जिस जेल में जाए अगले दिन उनका एक बावर्ची है, वो किसी के ना किसी जुर्म में अंदर घुस जाएगा। अगले दिन किसी थप्पड़ मार देगा पुलिस वालों, किसी दुकान पे शीशा मार देगा। क्यों? और उसका ये तक है कि उसका नाम भी बदला गया। कई जेल इंडिया में ऐसे हैं जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से कैदी को रखते हैं। जैसे A नाम वाले ABC एक जेल में रहेंगे ना, DEF नाम बदल जेल में गया। रहेंगे। हाँ, तो अब जैसे मान लीजिए आमिर है तो आमिर, अखलाक, ये सब एक नाम वाले एक में रहेंगे। तब उसमें जो था M से नाम था, तब वो उसने भी नाम अपना M से रखा। तो इसलिए कि वो जब जेल जाएगा तो खाना उसी हाथ का खाएगा। अब तिहाड़ में क्या था कि अब खाना बनाने के लिए क्या क्या है, वहाँ पे ऑलरेडी कैंटीन है, तो कई बार लकड़ी नहीं मिलती थी, तो प्लास्टिक की बाल्टी खरीदी जाती थी और एक नॉनवेज बनाने में वो 3-4-5 प्लास्टिक की बाल्टी स्वाहा, उसी को ईंट पे रखे और उसी पे सारा नॉनवेज बन रहा और खाना बन रहा तसल्ली से। लेकिन इस हर चीज़ की कीमत चुकाई जाती है। और अब तो खैर, पहले लोगों को भरोसा नहीं होता था कि तिहाड़ में ऐसा कैसे। अब तो 80-85 तिहाड़ के लोग अभी, जिनकी चार्जशीट हो चुकी है सुकेश केस में, DG तक को हटा दिया गया। तो सारी अब तस्वीरें आ चुकी हैं सामने। तो ये सारी चीज़ें ढकी छुपी थी, पहले लोग यकीन नहीं करते थे, अब यकीन करते हैं। तो तिहाड़ या किसी भी जेल में आपको रहना, आपके पास पैसा होना चाहिए। आप क्या चाहिए आपको? फ़ोन तो अब नॉर्मल चीज़ है। कहते हैं हर जेल में जैमर लगा हुआ है, तो जब जैमर है तो बात कैसे होती है? इसलिए होती है कि किस वक्त जैमर का डायरेक्शन कहाँ है, और हर जेल में एक कॉर्नर दिया हुआ है, पैसा दो, इस कॉर्नर पे जाओ
और बता दिया था यहाँ पे जैमर काम नहीं कर रहा, वहाँ जाकर कॉल करो। उसके बाद अब तो दूसरा एक ट्रेंड शुरू हो गया, जो क्रिमिनल पहले क्रिमिनल नहीं छोटा मोटा होता था, वो जेल जाने के बाद अब बड़ा होने लगा है, क्योंकि वो जेल जाने के बाद जेल से धमकाता है, तो सामने वाले को लगता है कि यार खुले में इसने धमकी दी, अब तो जेल में भी इसकी पहुंच है, जेल से फ़ोन कर रहा है, तो वो डर जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इसका लॉरेंस बिश्नोई। 10 साल पहले जब वो जेल नहीं गया था, एक छोटा मोटा अपराधी था, अब वो इंडिया में इस वक्त कहते हैं, हाँ मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी का एक लड़का ग्रेजुएट, और अभी कहते हैं कि उससे बड़ा गैंगस्टर नहीं है, और वो सब जेल के अंदर रहकर। तो बल्कि जेल के ऊपर बड़ी अच्छी एक बहुत पहले सौदत हसन मिंटो साहब ने कहा था, किसी ने पूछा था कि यार क्या हाल है, कैसा चल रहा तुम्हारा शहर या देश, तो उन्होंने कहा बस जेल जैसा है कि जेल में जैसे जुमा की नमाज होती है, जितने भी वो एक फ्रॉडी वो अजान दे रहा है, इमामत कातिल कर रहे हैं, और जितने चोर और चक्के हैं वो सब नमाज पढ़ रहे हैं उनके पीछे। तो जेल में जुमे जैसी नमाज जो है ना, अच्छा वैसी इससे मिलती जुलती एक कहानी मैं सुना दूं। आप लोग जानते हैं पर मैं नाम नहीं लूंगा। एक पंडित जी हैं, वो जीवन भर के लिए चले गए हैं अंदर, तो उन्होंने बिजनेस बना लिया है। जितनी कमाई बहुत कमाते थे बाहर थे, तो उतनी ही लगभग कमाई उनकी हर महीने अंदर से होती है। वो चूंकि जीवन भर के लिए हैं, और पंडित जी आजकल बहुत धर्म अध्यात्म में भी हैं, तो बहुत सारे जो गुंडे बदमाश हैं उनकी शरण में आ जाते हैं, और फिर वो इस ताक में रहते हैं कि कोई सभ्य अमीर घर का लड़का तो आ नहीं गया। ये खबर उनको सूचना जो है वो अधिकारी दे देते हैं। फिर उस लड़के को एकदम टुच्चा सा क्रिमिनल ब्लेड लेके कहता है कि चेहरा खराब कर दूं, है ना। और सिर्फ इस डर से फिर ये उनके पेरेंट से बात करता है, जो साउथ दिल्ली में बड़ा घर है और करोड़ों की आमदनी है। उनको कहता है कि बस 3 लाख रुपए महीने लगेंगे, बेटा आपको सुरक्षित वापस हो जाएगा जब भी इसका बेल होगा, नहीं तो चेहरा खराब करने में तो 1 दिन लगता है ना। हकीकत है ये। तो वो पंडित जी, और भी 2-4 पंडित जी हैं, पर वो सभी पंडित जी नहीं कहलाते हैं, बाकी जो है वो शर्मा जी हैं। तो वो सब उनका एक ग्रुप है, और वो काफी अच्छा व्यापार अंदर से कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ है, बहुत सारे यहाँ पे आप जानते होंगे दिल्ली के बड़े बिल्डर, बड़े सिनेमा हॉल के मालिक, ऐसे लोग भी तिहाड़ में प्रवास पर हैं। और उन लोगों, चूंकि वहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल होते हैं, जिनको कईयों को उम्र कैद मिली होती है, कईयों को ये तय होता है कि उम्र कैद ही मिलेगी, तो उनको डर नहीं रहता कि इसके आगे क्या? अगले वाले का भी यहीं पे रहना है, अपने को जाना नहीं है कहीं। 2-4 और कत्ल कर दें तो भी वही सजा है। तो उनको वो ट्रेन करके अपने साथ रखते हैं। वो जो है उनके लिए यही काम करते हैं कि इन बड़े लोगों को ये बता देना कि जीवन तो क्षणभंगुर है साहब, आज हैं कल नहीं रहेंगे, कल रहें इसके लिए लड़के का फ़ोन नंबर ये है, लगा दीजिए, किस अकाउंट में जाना है, सब कुछ बाहर ही होगा, अंदर कुछ नहीं आएगा। तो ऐसा चलता है। एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनके पुत्र भी वहाँ रहते थे। उनकी एक विदेशी रहते थे, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि उनकी रहाइश। तो जेल किरण बेदी ने तो आश्रम नाम दे दिया था ना। विदेशी पत्नी थी उनकी, वो भी बीच में चली गई, यूक्रेन या शायद यूक्रेन की ही थी, वो भी चली गई। उनकी मदर शायद MP भी रही थी। तो क्या जलवे थे उनके, वो अंदर से भी फ़ोन करते थे, इधर से भी फ़ोन कर सकते थे, उनसे जाकर मिल भी सकते थे, और जो काम वो बाहर से करते थे वो अंदर से भी वैसे ही कर रहे थे। उनके काम में सरकारी दखल होता था, सरकारी मिनिस्ट्रियों में बहुत पहुंच चाहिए होती थी, वो कभी नहीं घटी, वो अंदर रहकर भी कर रहे थे। उनकी कभी इंडिया टुडे के मैगजीन के फ्रंट पेज पे तस्वीर आई थी। पर यही है, तो अगर आपके पास पैसा है, पहुंच है, तो एक अच्छा रिसॉर्ट है वो। एक चीज़ और, जैसे ये होता है कि जेल में किसकी इज्जत है, तो अभी ताऊ कह रहे थे कि अगर आपने मर्डर किया है, बड़ा अपराध किया है, तो थोड़ा सा सम्मान वहाँ पर है। मुझे मालूम नहीं है या ऐसा नहीं, पर हमने वैसे भी इंसिडेंट वहाँ देखे हैं। सुनील गुप्ता की किताब का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने निर्भया वाले केस में भी लिखा है कि राम सिंह के साथ क्या हुआ, और वो उनकी थ्योरी है कि हत्या की गई उसकी वहाँ लोगों ने। ये भी इस तरह की खबरें भी आती हैं कि जो लोग बाहर से बहुत ही विभत्स घटिया अपराध करके आए हैं, वहाँ अटैक कर देते हैं लोग, उन पे क्रिमिनल पे अटैक कर देते हैं। तो वो सम्मान
और निकृष्ट भाव, दोनों की थ्योरी क्या है? मतलब अगर कोई बड़ा क्राइम करके आया है तो उसको सम्मान किस केस में मिलता है, किस केस में नहीं मिलता कि यार ये तो कितना घटिया गलीच आदमी है, इस तरह का काम है, वो किस केस में होता है? देखिए, सोशल मीडिया और अब मीडिया जो है ना, अब जेल के अंदर तक सारी खबरें पहुंच जाती हैं। तो कौन सा बड़ा केस मीडिया में इस वक्त छाया हुआ है और उसका एक्यूज़ अगर जेल पहुंचता तो उसकी स्वागत की तैयारी पहले से होती है। अगर उसने कोई बड़ा काम किया, उनकी नज़र में बड़ा काम, मर्डर करना, किसी बड़े नामचीन हस्ती को मारना, ठीक है, या फिर ऐसा जीदारी वाला कोई काम करना, तो उनकी नज़र में हीरो होता, बड़ा हो जाता है। लेकिन जब उन्हें लगता है कि हाँ, किसी बच्चे के साथ कुछ किया, बच्ची के साथ किया, या रेप वाला, तो जेल की एक बड़ी जो पॉपुलेशन है वो ऐसे लोगों को फिर टॉर्चर करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए देश करके अलग अलग हिस्सों से ऐसी जब खबरें आती हैं तो वो चूंकि उनके पास खबर होती है। आफ्ताब पे भी इसीलिए खतरे का वो था। तो आफ्ताब पूना वाला जब तिहाड़ जेल पहुंचा तो तिहाड़ जेल वालों की हवा खराब थी कि इसको कुछ हो ना जाए। सेम उस वक्त निर्भया वाले में हुआ था। उसमें एक ने तो खुदकुशी कर ली थी। और वहाँ जो टॉर्चर करते हैं ना, वो मतलब बता नहीं सकता, वो उस तरह के टॉर्चर नहीं कि आपका हाथ पैर मारा, थप्पड़ मारा, बोले। वो बड़ी अजीब टॉर्चर है जो बोला नहीं जा सकता है। तो और वो सिलसिला चलता रहता है डेली। तो इसीलिए कई बार ऐसे हरकत करने वाला खुद सोचता है कि यार इससे अच्छा मर जाऊं। तो होता है वहाँ पे। लेकिन हाँ, जो पुराने लोग हैं, जैसे एक उम्र कैद वाले, अगर उसमें कोई नामचीन है तो समझ लीजिए वो सरदार टाइप है, क्योंकि उसको आगे पीछे कोई खतरा है नहीं। और बाकी जो नए नए गैंगस्टर पहुँचते हैं, जो जेल के अंदर से रहकर गैंग चला रहे हैं, उनकी बहुत तूती बोलती है। और सबसे ऊपर यही है कि जिसके पास जितना पैसा, वो जेल के अंदर उतना पावरफुल, क्योंकि उसने जेल के सबसे ज़्यादा स्टाफ को जिसने ख़रीद लिया। और जो वहाँ पे कैसे कैसे कराते हैं कि जैसे अब आम कैदी है, वो कैसे उनकी शरण में आता है कि अच्छा तुझे क्या है, घर पे बात करनी है, अब एक कॉल करा दो एक आदमी को जो 2-2 साल या 3 साल से जेल के अंदर है, बाहर की दुनिया से कटा हुआ है। अब उसने अपनी माँ, बीवी या भाई बहन किसी एक से एक बार बात कर ली, तो जिसने बात कराई वो ज़िंदगी में उसके चरणों पे पड़ा रहता है। तो इस तरीके से इमोशनली भी लोग वहाँ अपना गैंग बनाते हैं। जैसे टिल्लू सिंह तजपुरिया के केस में जो हमने देखा, उसकी फुटेज बहुत ही भयावह है और ऐसा लगता नहीं कि उसमें जेल प्रशासन की कोई मिली भगत के बिना वो संभव ही नहीं होगा, क्योंकि उस समय है ही नहीं कोई पुलिस वाला, कैमरे पे सब रिकॉर्ड हो रहा है पर कोई उसको देख नहीं रहा है, कुछ मिनटों तक वो चलता रहता है। इस तरह के केसेस होते रहे हमारे यहाँ? मतलब ये आपने जब ये खबर देखी या वीडियो जब पहली बार देखा तो आपको चौंके थोड़ा आप इससे कि यार ऐसा पिछले 4 या 5 साल में ये नवा इंसिडेंट है मर्डर का तिहाड़ के अंदर जी। ये वाला जो इंसिडेंट है, वीडियो देखा, यहाँ पे ना 2 गार्ड होने ही होने चाहिए थे जो 2-2 मिनट में राउंड मारेंगे। लेकिन इनमें क्या होता है कि जो गार्ड तिहाड़ के अंदर होते हैं कैदियों के बीच में, उनका रूल ये है कि वो हाथ में कोई हथियार नहीं रख सकते। वजह ये है कि कैदी की तादाद ज़्यादा है, वो हमला करके छीन लें गन वन तो और मुश्किल होगा। तो उनके पास सिर्फ डंडा होता है। हाँ, जो तमिलनाडु की जो फोर्स है वहाँ टीएसपी, वो हथियार लेकर चल सकती है, लेकिन वो ग्रुप में चलते हैं तो उन पे आप हमला नहीं कर सकते हो। तो यहाँ वो नहीं, जो इंचार्ज था यहाँ पे इस वार्ड का, उसने उस रात छुट्टी ले ली थी और उसके बाद जब इंसिडेंट हुआ उसके 1 घंटे बाद पहुँच गया। तो डाउटफुल वो भी है। तो यहाँ पे ये होता है, मौका देते हैं कि आप हमें 5 मिनट दे दो, ये बैरक खोल दो, ये वार्ड खोल दो, बाकी हम देख लेंगे। फिर बात वही आती है यार, उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजमेंट, ये सब है। वो तो पहले एक और को मार दिया तो क्या जाएगा तेरा? हाँ, पैसे तेरे को और मिल जाएंगे। तो जो जिसको उम्र कैद की सज़ा मिलती है ना, वो अगर जेल के अंदर ठान ले कुछ गड़बड़ करनी है, उससे खतरनाक फिर कोई नहीं है। तो आपने कुछ बरस पहले लिखा था, शुभम तिवारी ने खोज के निकाला है, हम लेके रहेंगे आज़ादी। ये नारा तब लगता था जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, जो ये नारा लगाते थे जेल जाते थे। हम लेके रहेंगे आज़ादी, ये नारा अब भी लगता है, अब हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं हैं, जो ये नारा लगाते हैं अब भी जेल जाते हैं। इस नारे में कुछ गुलाबी है, नारा या जेल एक तो शराबी है। कुछ तय हो पाया कौन गुलाबी? निकाला ये इंटरनेट पे उपलब्ध है क्या? देख लीजिए सर, सारी चीजें इधर उधर अगर उपलब्ध है तो देख लीजिए अभी भी। हाँ, कि प्राइवेट करना है। जेएनयू याद आ गया मुझे, इसलिए कह रहा हूँ। कौन गुलाबी कौन शराबी? यार ये हमेशा से रहा है। आज़ादी के नारे ना, जब बहुत छोटा बच्चा लगाता है तो उसे टीचर जो है वो कहते हैं कोने में खड़े हो जाओ, मम्मी कहती है पापा को आने दो फिर बताते हैं, अब से तुम ग्राउंडेड हो। आज़ादी चीज ही ऐसी है। ये कौन सा देश स्वतंत्र है नहीं है इस पर निर्भर नहीं करता। आज़ादी की मांग ना
किससे, किसी से भी, समाज से, परिवार से, देश से, सरकार से, दुनिया से आपको भिजवाती है। एक नशा है सर, आज़ादी की मांग। किससे, ये अलग सवाल हो सकता है, लेकिन है। और ये वही मांगता है जिसको सच में लगता है, इसलिए मैंने शायद कहा था फिर वो कि अंजाम भूल नारा जाता है। शराबी है, दोनों में से एक तो शराबी है। ये सफेद कपड़ा पहनाने के पीछे क्या तुक है, मतलब उसका भी कुछ कोई उसकी रीजनिंग? हाँ, वो पहन रहे हैं क्या वो सफेद धारी वाले कपड़े? क्योंकि मैं देखता हूँ जितनी फोटो आती है सब में जीन्स, टी-शर्ट ये सब पहने रहते हैं। फिल्मों ने ज्यादा प्रचारित किया है। अच्छा, दो होता है, दो तरह के कैदी होते हैं एक जेल में, एक अंडर ट्रायल विचाराधीन जिसको कहते हैं, एक कन्विक्टेड जिनको सजा याफ्ता। तो जो अंडर ट्रायल हैं दोनों अलग अलग रहते हैं, मतलब अलग नहीं, मिलजुल के भी रह सकते हैं, क्योंकि जेल की हमारी कैपेसिटी वैसे भी जरूरत से ज़्यादा भरी हुई। तो जो अंडर ट्रायल हैं, जिनकी अभी सज़ा का फैसला नहीं हुआ है, वो अपने घर का कपड़ा पहन सकते हैं, वो जीन्स, टी शर्ट जो भी। उनको जेल की वर्दी नहीं मिलेगी, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि जेल में पकड़ा और अंदर किया और सीधे कैदी नंबर इतना। जब तक आप कन्विक्टेड हैं, आपको कोई वर्दी नहीं दी जाएगी, आप अपने घर का कपड़ा पहनने का अधिकार रखते हैं। जिस दिन आपको लोअर कोर्ट ने सज़ा सुना दी कि आप कन्विक्टेड हैं, उसी दिन आपको वर्दी मिलेगी और साथ में वर्दी के एक नंबर मिलेगा, कैदी नंबर, ये तब वो शुरू होता है। अब वो अलग अलग है जेलों में, कहीं पे वाइट भी है, लेकिन मैंने जिस जेल का जिक्र किया आपको, जहाँ पे सारी फैसिलिटी थी, नाश्ता वाश्ता, वहाँ मैं जब गया तो मैंने भी पहले चौंका, क्योंकि मैंने देखा नहीं था इस तरह के कपड़े का रंग। कुछ लोग जेल के अंदर सफाई कर रहे थे और वो सारी मतलब एक तरह से भगवा ही कलर था और वो उस वर्दी में थे, ऑरेंज वाला जो अमेरिका में चलता है। ब्लैक, हाँ, हाँ, वो एक सीरीज भी है वो जो पहने हुए थे जेल के। तो मैंने फिर बाकी कुछ वाइट में थे, कुछ नॉर्मल थे अपने कपड़ों में, तो मैंने पूछा कि ये लोग कौन है? तो बताया कि जितने भी हैं उसमें एकदम बुजुर्ग थे, 70 साल के। तो बोला ये सब उम्र कैद वाले हैं। तो उम्र कैद वालों की वर्दी अलग थी, ताकि उन्हीं में से, जैसे कई है ना, किसी को 10 साल की सज़ा हुई, किसी को 5 साल की, किसी को 2 साल की, तो उन्होंने उम्र कैद वालों के लिए एक अलग वर्दी तैयार की थी, ताकि कोई भी पहचान जाए कि ये देखो इसकी ज़िंदगी यहीं कटनी है। तो अलग अलग रंग है, उसके पीछे कोई नहीं। लेकिन हाँ, सिर्फ सज़ा याफ्ता कैदी को ही वर्दी दी जाती है और फिर वो घर के कपड़े नहीं पहन सकता। और वो नंबर देने का इसलिए है कि कितने सज़ा याफ्ता हैं तो वो काउंट किया जा सके, इसलिए नंबर दिया जाता है। चक्की अब भी पिसवाई जाती है क्या, मुहावरों में जो आया था? जेल में जब, इसमें भी दो चीज़ें, आप जेल में गए, अगर आप कन्विक्टेड नहीं है, जब तक अंडर ट्रायल है, आप कोई काम नहीं करेंगे। आप जैसे ताऊ साहब बता रहे थे ना कि आप जेल में आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बहुत अच्छी जगह है, खाना वाना सादा सब कुछ है, तो अंडर ट्रायल के लिए सच में अच्छा है। अंडर ट्रायल को कोई काम नहीं करना है, बस उसको जेल के नियम फॉलो करना है कि सुबह इतने बजे उठना है, ये प्रेयर है, ये तुम्हारा कोई योगा वोगा जो भी करना है, शाम को इतने बजे आपको बैरक में लौटना, सो जाना। आप कोई काम नहीं करोगे। काम सिर्फ कराया जाता है जो कन्विक्टेड हो गया। जैसे संजय दत्त कन्विक्टेड हो गया, तो काम करने के पहले सामने वाले कैदी की काबिलियत भी देखी जाती है कि क्या कर सकता है। जैसे आरुषि केस में उनके माँ बाप दोनों को जब सीबीआई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई, तो दोनों से पूछा कि आप क्या पढ़े लिखे हो? तो उन्होंने कहा यार मैं जितने भी यहाँ पे कैदी हैं उन सबके मैं दांत चेक कर सकता हूँ, चूँकि डेंटिस्ट हूँ। तो वहाँ पे जब तक रहे दोनों, उन्होंने बहुत सारे लोगों के दांत का इलाज किया। और कहते हैं जब वो जमानत हो गई और रिहा होते तो बहुत सारे कैदी तो रोने लगे थे कि डॉक्टर साहब हमारा कौन, हमारा आपने अभी बताया था इतने दिन और इतने दिन बाद ये करेंगे। तो फिर बोले अच्छा बीच में मौका मिलेगा तो मैं आऊँगा, वरना फिर जो जेलर साहब हैं उनको बताया कि आप इनका ये करना। तो डॉक्टर है तो कैदी को देख लेगा, पढ़ा लिखा है सामने वाला, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ते हैं, वो पढ़ाई का काम। तो उसी तरीके से जो छोटे मोटे लगे, कुछ बर्तन का काम है, कुछ बढ़ाई का काम है, लिफाफा बनाने का काम है। तिहाड़ में सबसे अच्छा है कि तिहाड़ में तो उनकी अपनी पूरी बेकरी है, तो केक, बिस्किट और बाकी बहुत सारे आइटम बनते हैं और लोग करते हैं। तिहाड़ का टर्नओवर बहुत अच्छा है, कई करोड़ है, बिकता भी है, वो बाहर पापड़ और वो सब भी। और कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा रोल उसका भी रहा है, मनु शर्मा का, अच्छा, उसके फादर का। एक जो मुहावरा और चलता है कि जेल की हवा खाना, या जेल, एक हम लोग एक खेल खेलते थे बचपन में कि जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। खाना वाकई बहुत ख़राब मिलता है क्या? जैसे हमने फिल्मों में देखा है पतली दाल, वो फिर फिर अमिताभ बच्चन कहते हैं इसमें दाल कहाँ है, तो पानी है। अरे जो आपके वो होते हैं ना, आजकल सब लोगों के होते हैं न्यूट्रिशनिस्ट, वो जो बताते हैं ना, वो बिल्कुल वही वाला खाना मिलता है, उससे भी अच्छी क्वालिटी का। ऐसे यहाँ पे एक दूसरी चीज़ है, जैसे तिहाड़ में तो अब शायद हो गया महीने में 1 या 2 दिन उन्होंने पब्लिक के लिए वो कर दिया है
कि आप आइए तिहाड़ का खाना खाइए एक फीस देकर। अच्छा। उसकी वजह है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एक बार अगर आपने तिहाड़ या तिहाड़ नहीं जेल का खाना खा लिया तो आपका जेल योग खत्म हो जाएगा, फिर आप जेल नहीं जाओगे। तो उसके लिए जेल का खाना खाना जरूरी। तो कहते हैं बड़े बड़े लोग, मतलब सिफारिश आती थी मंत्रियों तक के तिहाड़ में, हाँ, कि खाना भाई खिलाते रोटी, बस एक रोटी दाल खिला दो। ठीक कहते थे, हम परेशान हो जाते थे कितना थोड़ा को खिलाएं, corruption क्या में किया है खिलाएं। मेरे ठीक को। है, तो फिर हुआ इससे कि यार पहले इसको कि- बिजनेस क्यों ना बना लो। हाँ। तो उन्होंने फिक्स कर रखा है शायद कि आप तिहाड़ का, तो तिहाड़ में या किसी भी जेल का खाना खाने से जेल योग खत्म हो जाता है। खाना जो जेल मैनुअल के हिसाब से पूरे देश में है कि इतने ग्राम चावल, इतना दाल, वीक में कुछ ही, हालांकि बहुत सारे जेल ज़्यादातर जो नॉनवेज वाला सिस्टम उन्होंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन बाकी हाँ स्वीट डिश हो, फल हो, ये सारी चीज़ें देते हैं। इवन जैसे तिहाड़ में जो महिलाओं का जेल अलग है और पुरुषों का अलग है, तो बहुत सारे की गर्लफ्रेंड या वाइफ अलग अलग बंद हैं। तो किरण बेदी के दौर में शुरू हुआ था कि वीक में एक दिन 1-2 घंटे के लिए तिहाड़ के अंदर बहुत खूबसूरत एक पार्क सा भी बना हुआ है, तो आप मिला दो दोनों जोड़ियों को, तो वो आते हैं वहाँ पे इश्क मोहब्बत पंजाब की, में तो आपको याद होगा इश्क मोहब्बत की बातें भी हाँ, करते हैं। पंजाब में तो बाकायदे अब विवाहित कैदियों को अपनी पत्नियों से मिलने के लिए और शारीरिक संपर्क बनाने के लिए भी एक व्यवस्था की गई पंजाब की ये अब जेलों में। पंजाब में शायद अब हुआ, लेकिन बिहार में ये चमत्कार बहुत साल पहले हुआ था। अच्छा। एक बंद थे और जेल के अंदर थे, और जब वो जेल में थे तभी उनकी पत्नी गर्भवती हो गई थी और फिर एक बेटे को जन्म भी दिया था, क्योंकि उनका जेल आना जाना होता था। तो ये पहले ही हो चुका है, लेकिन तिहाड़ में ये शुरुआत हुई थी कि आप 2 हंसों के जोड़ों को मिलने का भी कुछ वक्त दीजिए, तो ये 1-2 घंटे आप तसल्ली से प्यार मोहब्बत की बातें भी करते थे। तो एक चीज़ और थोड़ा सा और लार्जर कैनवस पे से देखें तो जेल ने हमारे यहाँ बहुत लोगों को वो बनाया भी है जो मतलब एक बहुत अच्छी छवि उनकी बनाई है, उनको करियर में आगे बढ़ने का मौका दिया है या क्रांतिकारी राजनेता के तौर पर स्थापित किया है। गांधी हमारे यहाँ जेल गए, तमाम महापुरुष जेल गए। हाल के दौर में लोग सबसे ज़्यादा याद करते हैं कन्हैया कुमार को, जो अब कांग्रेस के नेता हो गए हैं। वो जेल गए और जेल से ही बाहर आने के बाद उनका करियर बन गया। तो जेल में जाकर के इंसान कुछ, जैसे कहते हैं कि दुनिया की, देश की कुछ ऐसी हार्श रियलिटीज़ का इस तरह से सामना कर पाता है कि पॉपुलैरिटी तो मिलती ही है कि जो उसकी समझ को में थोड़ा सा और इजाफा करती है, उसकी समझदारी में। सोचने का वक्त ना बाहर मिलता नहीं है, जेल में आपको वक्त बहुत मिलता है। देखो, कहा जाता है ना, टाइम इज मनी। वक्त से बड़ा धन कुछ नहीं है दुनिया में। आप कहते हैं कि किसी को अगर कुछ दे सको तो उसको थोड़ा समय दे दो। इस चक्कर में आप अपने आप को कभी समय दे नहीं पाते, और आप सबसे धनी होते हैं जब आपके पास वक्त बहुत होता है। हालांकि जेल में काम वाम करवाते हैं, पर बहुत सारा वक्त आपको अपने लिए दे सकता है जेल। तो आप सोच सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने जेल में लिखी थी। नहीं, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि यार तुम किताब क्यों नहीं लिखते, एक कम से कम एक तो लिखो। तो मैं कहता हूँ यार कोई जबरदस्ती लिखवाएगा तो लिखेंगे। जेल वो जबरदस्ती है, क्योंकि पढ़ोगे कितना। सत्येंद्र जैन की तरह वो, मेरे हिसाब से वो भी लिख रहे हैं कुछ, है ना। गांधी जी लिखा है, जिन्ना जेल नहीं गए उनका एक भी किताब नहीं है। वहाँ डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता ना। और जिग्ना बोरा ने भी अपने अनुभवों, जेल के अनुभवों पे जेल ही के वो अनुभव किताब पे लिखी लिखी है। आपको वहां पे वक्त मिलता है जो दुनिया आपको नहीं देती, और इसके आगे कोई दुनिया है नहीं। इस दुनिया के साथ एक अलग सी दुनिया है, वो है जेल। उसका रोमांस अलग है। और क्या करोगे, मच्छर सोने नहीं देता, लाइट सोने नहीं देती, है ना। और आपके अंदर जो कुछ उमड़ता रहता है वो भी आपको सोने नहीं देता। आपको वहां पे पेंसिल और कागज मिल जाएगा अगर आप दरख्वास्त देंगे कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कुछ लिखना चाहता हूँ। दम मार के किताब लिखो, दुनिया को कुछ देकर जाओ। बाहर रहकर कौन किताब लिख पाता है, शायरी नहीं कर पाते आप। लोग कहते हैं कि यार शायरी में ऑथेंटिसिटी तभी आती है जब दिल में दर्द हो, जब किसी प्रेमिका ने दिल तोड़ दिया हो, जब दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूट गया हो। अब अपने को कौन सी प्रेमिका दिल तोड़ेगी और कौन सा दुख का पहाड़ टूटेगा। जेल में आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूट जाता है। प्रेमिका दिल तोड़ेगी सर तो आपकी बहुत सारी चीजें टूट जाएंगी। ठीक है, तो वहां पे आप पे सब कुछ हो जाता है, दुख का पहाड़ भी टूट जाता है। कविता निकलेगी, एक कविताएं फूटेंगी, उपन्यास फूटेंगे, कहानियां फूटेंगी, क्रिएटिविटी उमड़ उमड़ के आएगी।
बस एक गलती मत कर देना। मर्डर नहीं करने का भाई। पता चला इंस्पायर हो गए, चिट्ठी में लिख भी दिया, 3 साल सुना था। ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर उन गुमशुदा सज्जन की बात करनी है जो मोमोज खाते हुए मिल गए थे। खैर, और चूंकि हम लोग ये बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी और आजकल डिस्क्लेमर्स बहुत जरूरी हाँ। होते हैं। यार, जेल मत जाना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी कौन सी जेल से बेहतर है। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो मत जाइयो, इसी जेल में रहें जहाँ भी इस वक्त आप इसी हैं। जेल में रहो जिसमें आप हैं। काहे कि यहाँ पे कैदी आप मनपसंद वाले हैं, वहाँ पे ना पंडित जी भी हैं। उनके लड़के ब्लेड लेके खड़े हैं। ठीक है, एक ब्रेक और उसके बाद बिजार खबर।